दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब तक मैंने जीके का जितना भी प्रैक्टिस सेट करा दिया है, चाहे 6 हो या फिर 7, आप सभी से दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार फिर से देख लीजिए। मैं आपके ही भलाई के लिए कह रहा हूँ। डेफिनेटली मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, यहाँ से जीके के क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं। 100% इन्हीं सभी प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आप पढ़ लीजिए। यदि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो फिर आप कहिएगा सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया। रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार फिर से देख लीजिए जो कुछ भी मैंने कराया है। तो चलिए फटाफट आप लोग क्लास पे आ जाइए। एक और नया धमाकेदार प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूँ जीके का। और अगर आपकी तैयारी में दम है तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाइए। कतई जहर क्वेश्चंस हैं और डेफिनेटली यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार जीके प्रैक्टिस सेट को। हाँ जी भाई, सबसे पहले तो आप सभी लोग जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप सभी के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट नोटिस है। नोटिस यह है कि कल से यानी 10 मार्च से अनअकैडमी पे इंडियन नेवी SSR AA के लिए 2021 बैच का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें टॉप एजुकेटर मिलकर के आपकी तैयारी कराने वाले हैं। तो जितने भी मुझे नेवी के कैंडिडेट देख रहे हैं, चाहे आप SSR की तैयारी कर रहे हो, AA हो या फिर MR की, ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ आज ही अपने आप को जो है अनअकैडमी पे इनरोल करो। जाओ आज ही प्लस कोर्सेज बाय करो और कल से जो ये क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है इसे ज्वाइन कर लो। आप देख सकते हैं इसमें प्रियांक प्रभास सर जो है आपको GS और रीजनिंग पढ़ाएंगे। इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको अनीश पाठक सर, और मयंक चतुर्वेदी सर को तो आप जानते ही हैं, वो आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं। सो प्लीज़ जाइए आज ही ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए जो कल से शुरू होने वाला है, ठीक है। और चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या चीज़ है। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। अब अगला नोटिस है हमारे एयरफोर्स के कैंडिडेट के लिए। तो 8 मार्च से अनअकैडमी पे ये मिशन एयरफोर्स नाम का प्रैक्टिस बैच शुरू हुआ है 35 दिन का, ठीक है। तो आपको भी पता है कि आपके एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। तो यदि बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने एग्जाम की कम से कम समय में, तो आज ही अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करो, प्लस कोर्सेज बाय करो और जाकर के फटाफट ये प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लो जो 35 दिन का ये प्रैक्टिस बैच शुरू किया गया है। टॉप एजुकेटर इसमें आप देख सकते हैं, रामस्वरूप ज्ञानी सर हैं, मयंक चतुर्वेदी सर हैं, दीक्षा मैम है, अभिषेक सर हैं और सुनील कुमार गुप्ता सर हैं, ठीक है। तो देर बिल्कुल भी नहीं करना है, फटाफट जाइए अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज बाय करके ये प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लीजिए जो 8 तारीख से शुरू हो चुका है, ठीक है। और अगला है एनडीए के कैंडिडेट के लिए। ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपको एनडीए के जितने भी कैंडिडेट हैं, आपको भी पता है कि आपके एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। तो ये 45 दिन का क्रैश कोर्स शुरू हुआ है 1 मार्च से, ठीक है। तो फटाफट जाओ अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करो, प्लस कोर्सेज बाय करो और इस क्रैश कोर्स से अपनी तैयारी शुरू कर दो। कम से कम समय में बेहतर से बेहतर आपको रिजल्ट इस क्रैश कोर्स से मिलने वाला है, जिसमें टॉप एजुकेटर मिलकर के जो है आपके इस क्रैश कोर्स में तैयारी करा रहे हैं। तो फटाफट जाइए, आपको कुछ नहीं करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी आपका लिंक मिल जाएगा, उसको अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद अपने आपको उस पर रजिस्टर करिए। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप रेफरल कोड स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लीजिएगा, क्योंकि इन टॉप एजुकेटर की स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं जो बिल्कुल फ्री होती हैं। तो रेफरल कोड स्टैंड अप क्लासेस यूज करने के बाद आप इन्हें बिल्कुल फ्री देख पाएंगे और उसके बाद जो है जब कभी भी आप प्लस कोर्सेज बाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करिए और अपनी तैयारी को एक नया मुकाम देना शुरू कर दीजिए। चलिए अपने क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ जी भाई, तो अब इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस देखने से पहले हर बार की तरह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए और साथ में चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट मैं डेली लेकर के आता रहता हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेगा। फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। फटाफट करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे इस प्रैक्टिस सेट का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो इस क्लास को देख रहा है और वो कह दे कि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। हर बार पूछा जाता है, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? हु इज आल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ, फटाफट कमेंट करिए। बिल्कुल सही जवाब आपने कमेंट किया, आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब आप कमेंट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त प्रथम और ऑप्शन नंबर डी है हर्षवर्धन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है। सो समुद्रगुप्त इज आल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जब कभी भी आए आप यही ट्रिक करके आएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। अब जो हमारा ये अगला क्वेश्चन है, फिर से एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? इन विच गुप्त रूलर रिग्न चाइनीज ट्रेवलर फाहियान कैम इंडिया। फटाफट कमेंट करिएगा, फटाफट कमेंट करिए। बिल्कुल सही आपने कमेंट किया है। ऐसे ही आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूं चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त प्रथम और ऑप्शन नंबर डी है कुमारगुप्त। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये जो चीनी यात्री फाहियान था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे भारत आया था। किसके टाइम पे? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। और चंद्रगुप्त द्वितीय का असली नाम क्या था? उनका नाम था विक्रमादित्य। आप जानते होंगे विक्रमादित्य को, ठीक है।
तो विक्रमादित्य की आपने बहुत सारी कहानियां भी पढ़ी होंगी, ठीक है, तो वही थे आपके चंद्रगुप्त सेकेंड। तो अभी इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा और इनकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा आपको। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं कुछ भी आपके एग्जाम से अलग नहीं कराता हूँ, और जो भी बच्चे डेली क्लास देखते हैं उनको पता है कि मैं सच में क्वेश्चन जितने भी कराता हूँ ये सारे एग्जाम वाले होते हैं, ठीक है। मेरा कंटेंट सबसे अलग होता है और बिल्कुल प्योर कंटेंट होता है जो मैं खुद बैठ करके तैयार करता हूं आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? अब यही नहीं पता है तो कुछ नहीं पता होगा, एग्जाम में आ चुका है। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? हुज पोएट लॉरेट वाज कालिदास? फटाफट कमेंट करिएगा, हुज पोएट लॉरेट वाज कालिदास। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूं चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी बोलता हूं समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय, और ऑप्शन नंबर डी है कुमारगुप्त। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कालिदास थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि थे, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इनके दरबारी कवि थे, ठीक है। कौन थे? इनके राज्य कवि थे कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय का असली नाम क्या था? विक्रमादित्य, ठीक है। उनको आप इस नाम से भी बुला सकते हैं, विक्रमादित्य, ठीक है। अब एक चीज बताइए, अब चंद्रगुप्त ये किसके पुत्र थे? मतलब इनके जो है पिताजी का क्या नाम था? समुद्रगुप्त के पुत्र थे चंद्रगुप्त, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और इनके दादाजी का क्या नाम था? स्कंदगुप्त। ये सब एग्जाम में आए तो आपको पता होना चाहिए, क्या था? स्कंदगुप्त, आपने नाम सुना होगा। और इनके देखिए 3 बच्चे थे, ठीक है, 2 पुत्र 1 पुत्री। पहले का नाम था कुमारगुप्त, ठीक है, देख लीजिए नीचे जो ये आया हुआ है कुमारगुप्त। दूसरे का नाम था प्रभावती गुप्त, ठीक है, और जो तीसरा लड़का था उनका नाम था गोविंद गुप्त, ठीक है। और इनकी यदि शासनकाल की बात करें चंद्रगुप्त की, या फिर आप कह लीजिए विक्रमादित्य की, तो 380 सेंचुरी से लेकर के 415 सेंचुरी तक इन्होंने राज किया था, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमान है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? ये नहीं पता है तो कुछ नहीं पता होगा, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? फटाफट कमेंट करेगा। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूं बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी वोल्टमीटर, और ऑप्शन नंबर डी है डेकामीटर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? बैरोमीटर का, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अब देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? यही नहीं पता तो कुछ नहीं पता होगा। विच गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर? यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है, टाइपिंग में। विच गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर? ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ फ्रीऑन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन, और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। फटाफट कमेंट करेगा। बिल्कुल सही आपने कमेंट किया, जितने भी कैंडिडेट ने कमेंट किया उनका जो है आंसर बिल्कुल सही है। जो गैस यूज की जाती है रेफ्रिजरेटर में उसका नाम है फ्रीऑन। कौन सा गैस? फ्रीऑन गैस इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो अब जो हमारा ये क्वेश्चन है, हमारे इस पूरे प्रैक्टिस सेट का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? ये आपको भी पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे देश का राष्ट्रीय गान लिखा था, लेकिन इसके अलावा इन्होंने एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था। बताइए किस देश का? बिसाइड इंडिया रविंद्रनाथ टैगोर हैज रिटन नेशनल एंथम ऑफ विच अदर कंट्री? ऑप्शन नंबर ए बोलता हूं बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी चाइना, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, और ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। फटाफट कमेंट करिए। बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दिया है, बिल्कुल सही जवाब। जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। तो भारत के अलावा बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, और उस राष्ट्रीय गान का नाम क्या है? आप बोलेगा भाई, मैं जब आपको बताऊंगा आपके दिमाग में स्ट्राइक होगा, तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। क्या नाम है राष्ट्रीय गान का? अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला आपने सुना होगा। अब आपके दिमाग में ये चीज आ गई होगी कि हाँ ये चीज रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, और ये कहाँ का राष्ट्रीय गान है? बांग्लादेश का, याद कर लीजिएगा, अमार सोनार बांग्ला। मैं आपको बार बार इसलिए आंसर बोलता हूँ क्वेश्चन का, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये चीज, ताकि जब कभी भी ये एग्जाम में प्रश्न आए तो आप ये गलती करके ना आए, ठीक है। तो बांग्लादेश का इन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा था, अमार सोनार बांग्ला, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? हुज डॉटर वाज दिल्ली सुल्तान रजिया सुल्तान? फटाफट कमेंट करिएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ चुका है ये। तो दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ऑप्शन नंबर ए बोलता हूं शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी बाबर, और ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद तुगलक। फटाफट कमेंट करेगा। ऑप्शन नंबर
नंबर ए एक बार फिर से बोलता हूँ, शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी बाबर और ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद तुगलक। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो रजिया सुल्तान थी वो किसकी पुत्री थी? शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश की। किसकी? शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश। तो उनके पिताजी का क्या नाम था रजिया सुल्तान के? शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। एग्जाम में आपको यही करके आना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अब तो क्वेश्चन ही देख के काफी लोगों ने उड़ा दिया, ठीक है। देखिए फटाफट सभी लोग आंसर कमेंट कर रहे हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी सूरत, ऑप्शन नंबर सी जयपुर और ऑप्शन नंबर डी है नागपुर। फटाफट कमेंट करेगा। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, सॉरी ये देख लीजिएगा, ये उत्तर नहीं है, गलती से किसी ने टाइपिंग कर दिया, इससे आप आंसर मत समझ लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी सूरत, ऑप्शन नंबर सी जयपुर और ऑप्शन नंबर डी है नागपुर। तो फटाफट कमेंट करिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। किसको? अहमदाबाद को, याद कर लीजिएगा, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बोलता हूं आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर और ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। फटाफट कमेंट करेगा, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विशाखापट्टनम पोर्ट इज लोकेटेड? फटाफट कमेंट करिए, बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दिया है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो विशाखापट्टनम पोर्ट है, ठीक है, बंदरगाह है, ये किस स्टेट में है? ये आपके आंध्र प्रदेश में है। किस स्टेट में? आंध्र प्रदेश में, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा, ये तो मतलब एग्जाम में हर बार पूछा जाता है यार, ये कॉमन क्वेश्चन हो गया हमारे एग्जाम के लिए, लगभग सभी डिफेंस एग्जाम में हर बार होता ही होता है। मणिपुर की राजधानी आप बता दीजिए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर? ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ इम्फाल, ऑप्शन नंबर बी कोहिमा, ऑप्शन नंबर सी ईटानगर और ऑप्शन नंबर डी है हैदराबाद। फटाफट कमेंट करेगा, मणिपुर की राजधानी, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है ना भाई, क्या है? इम्फाल है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अब यही नहीं पता तो कुछ नहीं पता होगा, एग्जाम में हजारों बार पूछा जा चुका है, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी जनरल डायर। फटाफट कमेंट करेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? फटाफट कमेंट करिए, बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दिया है, बिल्कुल ऐसे ही करना है एग्जाम में आपको। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो थे ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बार फिर से बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इस पर एग्जाम में आज भी चुका है ये क्वेश्चन। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? हु इज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर सी रामहंस दास और ऑप्शन नंबर डी है हरमिलाप मुनि। ठीक है, फटाफट कमेंट करिएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? फटाफट कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूं आत्मारंग पांडुरंग, ऑप्शन नंबर बी बोलता हूं ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर सी रामहंस दास और ऑप्शन नंबर डी है हरिमिलाप मुनि। ठीक है, फटाफट कमेंट करिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किसके द्वारा? आत्माराम राम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग, याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, एग्जाम में आए तो आपको यही लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देख लीजिएगा। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक वार एंड पीस? ऑप्शन नंबर ए बोलता हूं लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर बी हिलेरी, ऑप्शन नंबर सी हॉकिंस कुक और ऑप्शन नंबर डी डॉल्फिन। फटाफट कमेंट करेगा, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? एग्जाम में काफी बार आ चुका है, फटाफट कमेंट करिए। बिल्कुल काफी लोगों ने सही जवाब दिया है, कई लोगों का जवाब गलत है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, वार एंड पीस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं लियो टॉल्स्टॉय। कौन है? लियो टॉल्स्टॉय, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है? ये एग्जाम में काफी बार आ चुका है, ये नहीं पता है तो कुछ नहीं पता होगा। विच इज द मोस्ट ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया?
देखिए जब मैं जीके का डिटेल स्टडी करा रहा था भाई, सब कुछ मैंने डिटेल में आपको करा दिया, ठीक है। तो विच इज द मोस्ट ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर बी विंध्य, ऑप्शन नंबर सी अरावली और ऑप्शन नंबर डी हिमालय। फटाफट कमेंट करेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो है आपका अरावली। कौन सा है? अरावली। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आ सकता है क्या मतलब आएगा यार, आप देख लेना, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर होगा ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, एग्जाम में आपको यही करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पीटी उषा को आप जानते ही हैं, ठीक है। तो पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? फटाफट कमेंट करेगा। ये रिटायर्ड हो चुकी हैं, ठीक है, और इंडिया के बेस्ट खिलाड़ी में आती हैं, ठीक है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी में इनका नाम आता है पीटी उषा जी का। किसमें है? ट्रैक एंड फील्ड एथलीट, ठीक है। क्या है? ट्रैक एंड फील्ड एथलीट, जो कि अब रिटायर हो चुकी हैं। तो पूछ रहा है कि इनकी जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है, ठीक है। बायोग्राफी का इनका क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ पीटी उषाज बायोग्राफी? ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ उड़न परी, ऑप्शन नंबर बी बोलता हूँ धावक परी, ऑप्शन नंबर सी माई स्ट्रगल और ऑप्शन नंबर डी है गोल्डन गर्ल। फटाफट कमेंट करिए, एग्जाम में काफी बार आ चुका है पीटी उषा के बायोग्राफी का नाम। फटाफट कमेंट करिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, पीटी उषा के बायोग्राफी का नाम है गोल्डन गर्ल। क्या नाम है? गोल्डन गर्ल, ठीक है। पीटी उषा के आत्मकथा का क्या नाम है? गोल्डन गर्ल। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अब हम लोग जो है अपने इस प्रैक्टिस सेट के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। ये जो हमारा क्वेश्चन है बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में भी ये आ चुका है। जिन लोगों ने एग्जाम दिया है कई बार, ठीक है, डिफेंस का, उनको पता होगा और वो देखते ही समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। और ये जो हमारा क्वेश्चन है हमारे इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, और आपको तो रूल पता है, ये प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, आप सभी को सॉल्व करना होता है। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है, जितने भी लोग देख रहे हैं सबको कमेंट करना है, कोई भी क्लास छोड़ के नहीं भागेगा। मैं देखना चाहता हूं आप कितनी बेहतर तैयारी कर रहे हैं, और साथ में आप अपना स्कोर भी पूरा इस क्लास का कमेंट करेंगे कि आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर में शिव की आराधना नटराजन के रूप में की जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल लॉर्ड शिव इज वर्शिप्ड एज नटराजन? नटराजन के जो है शिव की आराधना नटराजन के रूप में किस मंदिर में की जाती है? ऑप्शन नंबर ए बोलिए मदुराई के मंदिर में, ऑप्शन नंबर बी चिदम्बरम मंदिर में, ऑप्शन नंबर सी तंजौर में, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कहाँ के मंदिर में? फटाफट कमेंट करिएगा। कहाँ के मंदिर में जो है भगवान शिव की जो आराधना है वो नटराजन के रूप में होती है? नटराजन तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये किसका रूप है? शिव जी का ही रूप है नटराजन, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो फटाफट कमेंट करिए किस मंदिर में जो है भगवान शिव की आराधना नटराजन के रूप में होती है? ऑप्शन नंबर ए मदुरई मंदिर में, ऑप्शन नंबर बी चिदम्बरम में, ऑप्शन नंबर सी तंजौर, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही होगा आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज की वीडियो कैसे लगी ये भी जरूर कमेंट करेगा, और साथ में चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दो, ताकि वो भी इस क्लास को देख सकें और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।